दोस्तों आप सभी का स्वागत है इजी ज्ञान में। दोस्तों हम झारखंड की नीतियों से मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को देख रहे थे, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विस्थापन एवं पुनर्वास नीति। इसी से हम महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ को देखेंगे। चलिए आइए चलते हैं हमारे सबसे पहले सवालों में। दोस्तों कहता है कि कोयला खदानों से कब 1,80,000 लोगों को विस्थापित किया गया था। कोयला खदानों से कब 1,80,000 लोगों को विस्थापित कर दिया गया था दोस्तों। तो 1984 से 85 ईस्वी के बीच ही कोयला खदानों से 1,80,000 लोगों को विस्थापित कर दिया गया था दोस्तों। चलते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि सन्स ऑफ द सोइल के लेखक कौन है। सन्स ऑफ द सोइल के लेखक कौन है दोस्तों। तो इसके लेखक हैं वीनर। सन्स ऑफ द सॉइल के लेखक कौन है, वीनर है दोस्तों। चलते अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि झारखंड सरकार ने कब पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति की घोषणा की। झारखंड सरकार ने कब पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति की घोषणा की दोस्तों। तो इन्होंने 2008 ईस्वी में जो है पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति की घोषणा की थी। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। झारखंड राज्य की जनसंख्या में आदिवासियों की जनसंख्या वर्ष 1931 में 50% थी, जो 2011 में घटकर कितने प्रतिशत हो गई दोस्तों। झारखंड राज्य की जनसंख्या में आदिवासियों की जनसंख्या सब पहले 1931 में 50% थी, ठीक है, जो 2011 में घटकर कितना प्रतिशत हो गया दोस्तों। तो ये 26.3% ही रह गई, ठीक है। 1931 में ये 50% थी और जो घटकर 2011 में 26.3% ही रह गई। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। कहता है झारखंड पुनर्स्थापन और पुनर्वास नीति के तहत परियोजना हेतु भूमि का अर्जन जो डैश होगा। झारखंड पुनर्स्थापन और पुनर्वास नीति के तहत परियोजना हेतु भूमि का अर्जन जो डैश होगा दोस्तों। तो वो क्या होगा, वो बंजर भी हो सकता है, बंजर भी होगा, अवक्रमित भी होगा और असिंचित भी होगा। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ए, बी और सी तीनों ही। झारखंड पुनर्स्थापन और पुनर्वास नीति के तहत परियोजना हेतु भूमि का अर्जन जो बंजर, अवक्रमित और असिंचित होगी। अगला सवाल है हमारे पास दोस्तों कि झारखंड सरकार डैश या इससे अधिक परिवारों के अनैच्छिक विस्थापन पर उपायुक्त स्तर से अन्यून स्तर के किसी भी अधिकारी को, राज्य डैश या इससे अधिक परिवारों के अनैच्छिक विस्थापन पर उपायुक्त स्तर से अन्यून स्तर के किसी अधिकारी को पुनर्स्थापन और पुनर्वास प्रशासक नियुक्त करेगी। तो ये 100, ठीक है, कितनी 100। चलते अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है दोस्तों कि पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास नीति के तहत पर्यावरण प्रभाव तथा सामाजिक प्रभाव का मूल्यांकन जन सुनवाई के माध्यम से कितने दिनों में पूरा किया जाएगा। पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास नीति के तहत पर्यावरण प्रभाव तथा सामाजिक प्रभाव का मूल्यांकन जन सुनवाई के माध्यम से कितने दिनों में पूरा किया जाएगा दोस्तों। तो ये 30 दिनों में पूरा किया जाएगा। पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास नीति के तहत पर्यावरण प्रभाव तथा सामाजिक प्रभाव का मूल्यांकन जन सुनवाई के माध्यम से 30 दिनों में पूरा किया जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल कहता है कि पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास आयुक्त डैश दिनों के कितने दिनों के अंदर आदेश द्वारा किसी क्षेत्र को पुनर्स्थापन क्षेत्र के रूप में घोषित कर सकता है। पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास आयुक्त कितने दिनों के अंदर आदेश द्वारा किसी क्षेत्र को पुनर्स्थापन क्षेत्र के रूप में घोषित कर सकता है दोस्तों। तो ये 15 दिनों के अंदर। कितने दिनों के अंदर, 15 दिनों के अंदर। चलते अगले सवाल की ओर। दोस्तों कहता है अनुसूचित क्षेत्रों के 100 या इससे अधिक अनुसूचित जनजातियों के परिवारों के अनैच्छिक विस्थापन के मामले में किससे विचार विमर्श किया जाएगा। अनुसूचित क्षेत्रों के 100 या इससे अधिक अनुसूचित जनजातियों के परिवारों के अनैच्छिक विस्थापन के मामले में किससे विचार विमर्श किया जाएगा दोस्तों। तो जनजातीय सलाहकार परिषद से विचार विमर्श किया जाएगा। अनुसूचित क्षेत्रों के 100 या इससे अधिक अनुसूचित जनजातियों के परिवारों के अनैच्छिक विस्थापन के मामले में किससे विचार विमर्श किया जाएगा दोस्तों। तो जनजातीय सलाहकार परिषद से। चलते अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति के तहत प्रभावित परिवार को ग्रामीण क्षेत्रों में आवास निर्माण के लिए कितनी डेसिमल जमीन दी जाएगी दोस्तों।
डिसमिल जमीन दी जाएगी दोस्तों। तो पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति के तहत प्रभावित परिवार को ग्रामीण क्षेत्रों में आवास निर्माण के लिए कितनी डिसमिल जमीन दी जाएगी दोस्तों? तो 10 डिसमिल जमीन दी जाएगी। कितनी डिसमिल? 10 डिसमिल जमीन दी जाएगी। पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति के तहत प्रभावित परिवार को ग्रामीण क्षेत्रों में आवास निर्माण के लिए 10 डिसमिल जमीन दी जाएगी। चलते अगले सवाल की ओर दोस्तों। कहता है पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति के तहत परियोजना से प्रभावित परिवार को पशु के लिए तथा पशुशाला के निर्माण के लिए कितने रुपए की राशि दी जाएगी? पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति के तहत परियोजना से प्रभावित परिवार को पशु के लिए या पशुशाला के निर्माण के लिए कितने रुपए इन्हें दिए जाएंगे दोस्तों? तो इन्हें 35,000 रुपये दिए जाएंगे। कितने? 35,000 रुपये दिए जाएंगे। पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति के तहत परियोजना से प्रभावित परिवार को पशु के लिए तथा पशुशाला के निर्माण के लिए 35,000 रुपये दिए जाएंगे। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि झारखंड सरकार ने कब वामपंथी उग्रवादियों के प्रत्यार्पण हेतु नीति की घोषणा की थी? झारखंड सरकार ने कब वामपंथी उग्रवादियों के प्रत्यार्पण हेतु नीति की घोषणा जो है कब की थी इन्होंने दोस्तों? तो इन्होंने की थी 2009 ईस्वी में। ठीक है, 2009 ईस्वी में ही झारखंड सरकार ने वामपंथी उग्रवादियों के प्रत्यार्पण हेतु नीति की घोषणा की थी। चलते अगले सवाल की ओर। झारखंड वामपंथ उग्रवाद प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास नीति के तहत पुनर्वास हेतु प्रत्यार्पण कर चुके उग्रवादी को कितने लाख का पुनर्वास अनुदान दिया जाता है? कहता है कि झारखंड वामपंथ उग्रवाद प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास नीति के तहत पुनर्वास हेतु प्रत्यार्पण कर चुके उग्रवादी को कितने लाख का पुनर्वास अनुदान दिया जाता है दोस्तों? तो 2.5 लाख का। ठीक है, 2.5 लाख का झारखंड वामपंथ उग्रवाद प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास नीति के तहत पुनर्वास हेतु प्रत्यार्पण कर चुके उग्रवादी को 2.5 लाख का पुनर्वास अनुदान दिया जाता है। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, कहता है कि प्रत्यार्पण कर चुके लोगों को कितने रुपए प्रति माह की वृत्ति पर 1 वर्ष तक का व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा? प्रत्यार्पण कर चुके लोगों को कितने रुपए प्रति माह की वृत्ति पर 1 वर्ष तक का व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा दोस्तों? तो 3,000 रुपया जो है प्रति माह की वृत्ति पर 1 वर्ष तक का व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा प्रत्यार्पण कर चुके लोगों को। चलते अगले सवाल की ओर दोस्तों। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास नीति की किस योजना का लाभ महिला उग्रवादी एवं उग्रवादियों की पुत्रियों के वैवाहिक कार्यक्रम हेतु अनुदान दिया जाता है? प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास नीति की किस योजना का लाभ महिला उग्रवादी एवं उग्रवादियों की पुत्रियों के वैवाहिक कार्यक्रम हेतु अनुदान दिया जाता है दोस्तों? तो मुख्यमंत्री कन्यादान। ठीक है, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत ही। ठीक है, तो प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास नीति की मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का लाभ महिला उग्रवादी एवं उग्रवादियों की पुत्रियों के वैवाहिक कार्यक्रम हेतु अनुदान दिया जाता है। चलते अगले सवाल की ओर दोस्तों। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास नीति के तहत राज्य सरकार प्रत्यार्पित उग्रवादियों को कितने लाख का जीवन बीमा कराएगी? प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास नीति के तहत राज्य सरकार प्रत्यार्पित उग्रवादियों को कितने लाख की जीवन बीमा कराएगी दोस्तों? तो ये 5 लाख की जीवन बीमा कराएगी। प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास नीति के तहत राज्य सरकार प्रत्यार्पित उग्रवादियों को कितने लाख की जीवन बीमा कराएगी? तो ये 5 लाख की जीवन बीमा कराएगी दोस्तों। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमसे अगला सवाल कहता है कि झारखंड सरकार द्वारा वामपंथी उग्रवादियों के सरेंडर एवं पुनर्वास हेतु नई नीति की घोषणा कब की गई थी? झारखंड सरकार द्वारा वामपंथी उग्रवादियों के सरेंडर एवं पुनर्वास हेतु नई नीति की घोषणा कब की गई थी दोस्तों? तो ये 2015 ईस्वी में की गई थी। झारखंड सरकार द्वारा वामपंथी उग्रवादियों के सरेंडर एवं पुनर्वास हेतु नई नीति की घोषणा 2015 में की गई थी दोस्तों। हमारा अगला सवाल है कि नई सरेंडर नीति के तहत राज्य सरकार आत्मसमर्पित उनके बच्चों की या उनके बच्चों की स्नातक शिक्षा हेतु कितने रुपए वार्षिक का अनुदान देती है? नई सरेंडर नीति के तहत राज्य सरकार आत्मसमर्पित या उनके बच्चों की स्नातक शिक्षा हेतु कितने रुपए वार्षिक का अनुदान देती है दोस्तों? तो ये 25,000 रुपये वार्षिक का अनुदान देती है। चलते अगले सवाल की ओर दोस्तों। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है
कि नई नीति के तहत आतंकवादी या उग्रवादी हिंसा में मृत सामान्य नागरिकों के आश्रितों को कितने रुपए का अनुदान किया जाएगा। नई नीति के तहत आतंकवादी नई नीति के तहत आतंकवादी या उग्रवादी हिंसा में मृत सामान्य नागरिकों के आश्रितों को कितने रुपए का अनुदान दिया जाएगा दोस्तों। तो 1 लाख का अनुदान दिया जाएगा। कितना? 1 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा नई नीति के तहत आतंकवादी उग्रवादी हिंसा से मृत सामान्य नागरिकों को। अगला सवाल हमसे कहता है कि सरेंडर एवं पुनर्वास नीति के तहत कर्तव्य निर्वहन के दौरान उग्रवादी या नक्सली हिंसक गतिविधियों में मारे गए या राज्य पुलिस कर्मियों, सरकारी सेवकों, केंद्रीय सुरक्षा बल के सदस्यों की मृत्यु पर कितने अनुग्रह अनुदान का प्रावधान उनके आश्रितों के लिए है। सरेंडर एवं पुनर्वास नीति के तहत कर्तव्य निर्वहन के दौरान उग्रवादी या नक्सली हिंसक गतिविधियों में मारे गए या राज्य पुलिस कर्मियों, सरकारी सेवकों, केंद्रीय सुरक्षा बल के सदस्यों की मृत्यु पर कितने अनुग्रह अनुदान का प्रावधान उनके आश्रितों के लिए है दोस्तों। तो 10 लाख रुपए का, ठीक है, 10 लाख रुपए का अनुदान का प्रावधान उनके आश्रितों के लिए है। चलते अगले सवाल की ओर दोस्तों। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि झारखंड सरकार ने कब अपनी स्थानीयता नीति की घोषणा की थी। झारखंड सरकार ने कब अपनी स्थानीयता नीति की घोषणा की थी दोस्तों। तो इन्होंने 2016 ईस्वी में झारखंड सरकार ने अपनी स्थानीयता नीति की घोषणा की थी। चलते हम अगले सवाल की ओर। स्थानीयता नीति के तहत झारखंड राज्य की भौगोलिक सीमा में विगत कितने वर्ष या अधिक निवास करता हो उसे स्थानीय माना गया है। स्थानीय नीति के तहत झारखंड राज्य की भौगोलिक सीमा में विगत कितने वर्ष या उससे अधिक निवास करता हो उसे स्थानीय माना गया है दोस्तों। तो ये 30 वर्ष या उससे अधिक अगर निवास करता हो तो उसे स्थानीय माना जाएगा। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। कहता है स्थानीयता नीति के तहत ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म झारखंड राज्य में हुआ हो तथा जिसने अपनी डैश अथवा समकक्ष स्तर तक की पूरी शिक्षा झारखंड स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से प्राप्त की हो को निवासी माना जाएगा। स्थानीयता नीति के तहत ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म झारखंड राज्य में हुआ हो तथा जिसने अपनी डैश अथवा समकक्ष स्तर तक की पूरी शिक्षा झारखंड स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से प्राप्त की हो को निवासी माना जाएगा दोस्तों अगर उन्होंने 10वीं अथवा समकक्ष स्तर तक की पूरी शिक्षा झारखंड मान्यता प्राप्त संस्थान से कर ली हो ना तो उन्हें निवासी माना जाएगा। हमारा अगला सवाल है दोस्तों कि झारखंड सरकार ने कब खाद्य सुरक्षा अधिनियम पारित किया। झारखंड सरकार ने कब खाद्य सुरक्षा अधिनियम ये पारित किया था दोस्तों। तो इन्होंने 25 सितंबर 2014 को झारखंड सरकार ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम पारित किया था। हमारा अगला सवाल है कि अंत्योदय योजना के तहत प्रति परिवार कितने किलोग्राम अनाज दिया जाता है। अंत्योदय योजना के तहत प्रति परिवार कितने किलोग्राम अनाज दिया जाता है दोस्तों। तो ये 35 किलोग्राम अनाज दिया जाता है। कितने? 35 kg अनाज दिया जाता है प्रति माह अंत्योदय योजना के तहत परिवारों को। अगला सवाल है हमारा दोस्तों कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2014 के तहत राज्य सरकार द्वारा प्रति व्यक्ति प्रति माह कितना अनाज दिया जाता है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2014 के तहत राज्य सरकार द्वारा प्रति व्यक्ति प्रति माह कितना अनाज दिया जाता है दोस्तों। तो प्रति माह 5 किलोग्राम 5 किलोग्राम खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2014 के तहत अनाज दिया जाता है। चलते अगले सवाल की ओर दोस्तों। कहता है खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2014 को राज्य सरकार द्वारा प्रथम चरण में निम्न में से किस जिले में लागू नहीं किया गया था। खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2014 को राज्य सरकार द्वारा प्रथम चरण में निम्न में से किस जिले में लागू नहीं किया गया था दोस्तों। तो गढ़वा जिले में लागू नहीं किया गया था। चलते अगले सवाल की ओर। कहता है खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2014 को राज्य सरकार ने प्रथम चरण में निम्न में से किस जिले में लागू किया था। खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2014 को राज्य सरकार ने प्रथम चरण में निम्न में से किस जिले में लागू किया था दोस्तों। तो इन्होंने पहले रामगढ़ में, ठीक है, प्रथम चरण में रामगढ़ में लागू किया था खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2014 को। चलते अगले सवाल की ओर दोस्तों। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2014 के लाभुकों की पहचान हेतु सामाजिक, आर्थिक एवं जातीय जनगणना को आधार बनाया गया है।
ठीक है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2014 के लाभुकों की पहचान हेतु सामाजिक, आर्थिक एवं जातीय जनगणना डैश को आधार मानकर बनाया गया है दोस्तों। तो 2011 की जनगणना को आधार मानकर बनाया गया है। चलते अगले सवाल की ओर। कहता है खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत वर्ष 2011 की जनसंख्या के आधार पर राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या को इसका लाभ मिलेगा। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत वर्ष 2011 की जनसंख्या के आधार पर राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या को इसका लाभ मिलेगा दोस्तों। तो 80.16%, ठीक है, जनसंख्या को इसका लाभ मिलेगा। 80.16% जनसंख्या को इसका लाभ मिलेगा दोस्तों। हमारा अगला सवाल है कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2014 के तहत झारखंड की 46.48% ग्रामीण जनसंख्या तथा 10% शहरी जनसंख्या को आच्छादित किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2014 के तहत झारखंड की 46.48% ग्रामीण जनसंख्या तथा 10% शहरी जनसंख्या को आच्छादित किया गया है दोस्तों। तो कितनी प्रतिशत शहरी जनसंख्या? 60.20% शहरी जनसंख्या को आच्छादित किया गया है। चलते अगले सवाल की ओर। खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2014 के तहत राज्य सरकार ने चावल एवं गेहूं की दर कितनी निर्धारित की थी। खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2014 के तहत राज्य सरकार ने चावल एवं गेहूं की दर कितनी निर्धारित की थी दोस्तों। तो इन्होंने कितनी निर्धारित की थी? इन्होंने निर्धारित की थी 1 रुपया किलो, 1 रुपया प्रति किलो। खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2014 के तहत राज्य सरकार ने चावल एवं गेहूं की दर जो है 1 रुपया पर केजी जो है 1 रुपया किलो जो है निर्धारित की थी। अगला सवाल है कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2014 के तहत कितने वर्ष से अधिक उम्र वाले बीपीएल परिवार को 10 किलो चावल मुफ्त उपलब्ध कराया जाता है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2014 के तहत कितने वर्ष से अधिक उम्र वाले बीपीएल परिवार को 10 किलो चावल जो है ये मुफ्त उपलब्ध कराया जाता है दोस्तों। तो ये 65 वर्ष से अधिक उम्र वाले को, ठीक है, 65 वर्ष से अधिक उम्र वाले को लाभ क्या बोलते हैं, उपलब्ध कराया जाता है दोस्तों। चलते अगले सवाल की ओर दोस्तों। हमारा अगला सवाल है कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2014 के तहत राशन कार्ड किसके नाम से जारी किया जाता है दोस्तों। ठीक है, किसके नाम से जारी किया जाता है? जिसकी उम्र 18 वर्ष या इससे अधिक उम्र की महिला को। खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2014 के तहत राशन कार्ड किसके नाम से जारी किया जाता है? 18 वर्ष या इससे अधिक उम्र की महिला को। अगला सवाल है दोस्तों कि झारखंड सरकार ने सेवा का अधिकार कानून कब पारित किया था। झारखंड सरकार ने सेवा का अधिकार कानून जो है ये कब पारित किया था? सेवा का अधिकार कानून जो है ये कब पारित किया था दोस्तों? तो इन्होंने पारित किया था 2011 में। कब पारित किया था? 2011 में पारित किया था दोस्तों। ठीक है, झारखंड सरकार ने सेवा का अधिकार कानून को कब पारित किया गया? 2011 में पारित किया था। चलते हैं अगले सवाल के दोस्तों। कहता है विभाजन के बाद सर्वप्रथम झारखंड राज्य द्वारा अपनी क्रय नीति कब घोषित की गई थी। विभाजन के बाद सर्वप्रथम झारखंड राज्य द्वारा अपनी क्रय नीति कब घोषित की थी दोस्तों? तो इन्होंने 2007 में क्रय नीति को घोषित किया था विभाजन के बाद सर्वप्रथम झारखंड ने। हमारा अगला सवाल है कि झारखंड क्रय नीति 2014 किस उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए बनाई गई थी। झारखंड क्रय नीति 2014 किस उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए बनाई गई थी दोस्तों? तो ये सूक्ष्म एवं लघु इकाइयों को, ठीक है, सूक्ष्म एवं लघु इकाइयों को। चलते हैं अगले सवाल की ओर। कहता है झारखंड क्रय नीति 2014 के तहत सूक्ष्म एवं लघु इकाइयों से वार्षिक क्रय का लक्ष्य 10% निर्धारित किया गया था। झारखंड क्रय नीति 2014 के तहत सूक्ष्म एवं लघु इकाइयों से वार्षिक क्रय का लक्ष्य कितना प्रतिशत निर्धारित किया गया था दोस्तों? ये 20% निर्धारित किया गया था। कितना प्रतिशत? 20%। चलते अगले सवाल के दोस्तों। हमारा अगला सवाल कहता है कि झारखंड क्रय नीति 2014 के तहत निम्न में से किस उत्पाद का क्रय राज्य सरकार द्वारा नहीं किया जाएगा। झारखंड क्रय नीति 2014 के तहत निम्न में से किस उत्पाद का क्रय जो है ये राज्य सरकार द्वारा नहीं किया जाएगा दोस्तों? तो ये शहद का जो है राज्य सरकार द्वारा नहीं किया जाएगा। झारखंड क्रय नीति 2014 के तहत निम्न में से किस उत्पाद का क्रय राज्य सरकार द्वारा नहीं किया जाएगा? तो शहद का उत्पाद जो है राज्य सरकार द्वारा नहीं किया जाएगा। चलते हैं अगले सवाल के दोस्तों। हमारा अगला सवाल है कि झारखंड खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति की घोषणा कब हुई थी। झारखंड खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति की जो घोषणा है ये कब हुई थी दोस्तों? तो ये 2015 ईस्वी में हुई थी। 2015 ईस्वी में ही झारखंड खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति की घोषणा हुई थी।
चलते हैं अगले सवाल की ओर दोस्तों। झारखंड खाद्य प्रसंस्करण नीति 2015 को राज्य में कितने वर्षों के लिए लागू किया गया है? झारखंड खाद्य प्रसंस्करण नीति 2015 को राज्य में कितने वर्षों के लिए लागू किया गया है दोस्तों? तो ये 5 वर्षों के लिए लागू किया गया है। कितने वर्षों के लिए? 5 वर्षों के लिए। अगला सवाल है, खाद्य प्रसंस्करण नीति के तहत समान क्षेत्र में प्रसंस्करण हेतु लगाई गई इकाई पर राज्य सरकार द्वारा कितने प्रतिशत अनुदान 5 करोड़ रुपए की राशि पर दिया जाता है दोस्तों? तो 35% अनुदान जो है ये 5 करोड़ रुपए की राशि पर दिया जाता है दोस्तों। चलते हैं अगले सवाल की ओर दोस्तों। अगला सवाल है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2015 के तहत जनजातीय क्षेत्रों में कितने करोड़ की प्रसंस्करण इकाइयों के निवेश पर 45% का अनुदान मिलेगा? तो 5 करोड़, ठीक है, 5 करोड़ की प्रसंस्करण इकाइयों के निवेश पर, ठीक है, 5 करोड़ प्रसंस्करण इकाइयों के निवेश पर 45% का अनुदान मिलेगा। अगला सवाल है, खाद्य प्रसंस्करण कोल्ड चेन मूल्य संवर्धन और संरक्षण इंफ्रास्ट्रक्चर नीति के तहत एकीकृत कोल्ड चेन मूल्य संवर्धन और संरक्षण हेतु राज्य सरकार द्वारा परियोजना का लागत अधिकतम कितने करोड़ पर 35% का अनुदान दिया जाएगा? तो अधिकतम 7 करोड़ पर जो है 35% का अनुदान दिया जाएगा। चलते अगले सवाल की ओर। अधिकतम 7 करोड़ पर। अगला सवाल है कि प्राथमिक खाद्य प्रसंस्करण केंद्र ग्रामीण क्षेत्र जनजातीय क्षेत्रों में प्रसंस्करण केंद्रों के निर्माण के लिए परियोजना लागत अधिकतम 2.5 करोड़ रुपए पर कितने % अनुदान राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा? ठीक है, प्राथमिक खाद्य प्रसंस्करण केंद्र ग्रामीण क्षेत्र जनजातीय क्षेत्रों में प्रसंस्करण केंद्रों के निर्माण के लिए परियोजना लागत अधिकतम 2.5 करोड़ रुपए पर कितने % अनुदान राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा दोस्तों? तो ये जो है 75% जो अनुदान है ये राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा। चलते अगले सवाल की ओर। कहता है, राज्य में खाद्य प्रसंस्करण में मेगा परियोजनाओं के लिए ऐसी परियोजनाओं का निर्धारण किया गया है जिसमें परियोजना की लागत 10 करोड़ रुपए से अधिक होनी चाहिए। कार्यशील पूंजी को छोड़कर राज्य में खाद्य प्रसंस्करण में मेगा परियोजना के लिए ऐसी परियोजनाओं का निर्धारण किया गया है जिसमें परियोजना की लागत कितने करोड़ रुपए से अधिक होना चाहिए कार्यशील पूंजी को छोड़कर दोस्तों? तो ये 30 करोड़ रुपए से अधिक होनी चाहिए। चलते अगले सवाल की ओर। कहता है, निम्न में से किस जिले में 2-2 मेगावाट के 7 सौर प्लांट काम कर रहे हैं? निम्न में से किस जिले में 2-2 मेगावाट के 7 सौर प्लांट जो है ये काम कर रहे हैं दोस्तों? तो ये देवघर जिले में जो है 7 सौर प्लांट काम कर रहे हैं 2-2 मेगावाट के। अगला सवाल है, झारखंड औद्योगिक पार्क नीति 2015 अगले कितने वर्षों तक कार्यशील रहेगी? झारखंड औद्योगिक पार्क नीति 2015 अगले कितने वर्षों तक कार्यशील रहेगी दोस्तों? तो ये अगले 5 वर्षों तक कार्यशील रहेगी झारखंड औद्योगिक पार्क नीति 2015। अगला सवाल है कि छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 की किस धारा में निजी संयुक्त उद्यम तथा निजी सार्वजनिक मोड में इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना का प्रावधान है? छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 की किस धारा में निजी संयुक्त उद्यम तथा निजी सार्वजनिक मोड में इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना का प्रावधान है दोस्तों? तो धारा 49 में, धारा 49 में। अगला सवाल और आखिरी सवाल है दोस्तों इस टॉपिक से। कहता है, झारखंड औद्योगिक पार्क नीति 2015 के तहत निजी संयुक्त उद्यम तथा निजी सार्वजनिक औद्योगिक इकाइयों की स्थापना हेतु कम से कम कितनी एकड़ जमीन निर्धारित की गई है? झारखंड औद्योगिक पार्क नीति 2015 के तहत निजी संयुक्त उद्यम तथा निजी सार्वजनिक औद्योगिक इकाइयों की स्थापना हेतु कम से कम कितनी एकड़ जमीन जो है ये निर्धारित की गई है दोस्तों? तो ये 50 एकड़ जमीन जो है ये निर्धारित की गई है कम से कम।